Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। जीत के आलिंगन और हार स्वीकार करने का दौर दहलीज पर है, लेकिन उससे पहले नेता और उनकी पार्टियां एक राउंड और खेलना चाहती हैं और इस राउंड का नाम है ईवीएम पर सवाल उठाओ राउंड। आप लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कभी ईवीएम किसी ट्रक में रखी दिख रही है जैसे लावारिस हो, साथ में नेताओं के इल्जाम की ईवीएम में धांधली की कोशिश हो रही है और कहीं तो नेताओं ने मांग रख दी कि अगर डीएम का तबादला नहीं हुआ तो मतगणना नहीं होने दी जाएगी। नतीजों से पहले चुनाव के माध्यम पर सवाल उठाना एक गंभीर मसला है, इसलिए आज के लल्लन टॉप शो में हम इन सभी आरोपों और इन पर प्रशासन के जवाबों को आपके सामने रखेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवालों में कितना दम है। ईवीएम पर आरोप नई बात नहीं है। इस बार बात बतंगड़ का जो मंच बना है वो है यूपी। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य, राजनीति पर सबसे बड़े असर वाला राज्य। यहाँ के नतीजों का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, 2024 पर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वाराणसी में गिनती से 48 घंटे पहले गैरकानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश हुई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2017 में तकरीबन 50 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी का विनिंग मार्जिन 5000 वोटों से कम था। गैरकानूनी रूप से ईवीएम लाना ले जाना और कम विनिंग मार्जिन का जिक्र साथ में करके सपा ने इशारों में कह दिया कि कड़े मुकाबले वाली सीटों पर ईवीएम में धांधली से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। और क्या आरोप लगाए पूर्व मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। वाराणसी मामले को लेकर ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी शिकायत है। दर्शक जानते हैं राजभर पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन किया। सुनिए उनका इल्जाम। देखिए, वाराणसी जिले के डीएम की गलती है, वो भले स्वीकार न करें, चूंकि जो चुनाव आयोग उनसे बड़ा है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तय किया हुआ है कि स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द से कहीं से भी ईवीएम अगर दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, ले जाना है, तो आपको वहां के प्रत्याशी जितने हैं सबको सूचना देना पड़ेगा। पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको सूचना देना पड़ेगा और उस ईवीएम को पुलिस कस्टडी में आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों काम डीएम ने नहीं किया, बल्कि एक गाड़ी में बोरा से तोप करके चोरी से, क्या जरूरत थी बोरा से तोप के ले जाने की? जब बोरा से तोप के ले जा रहे थे तो वहां जो देखने वाले लोग, तो उनको शंका हुआ तो लोगों ने गाड़ी घेर ली। अगर ये बहुत ईमानदार हैं तो फिर ये तीनों काम क्यों नहीं किए? वो पढ़ के आए हैं, डीएम बने हैं ना, हम तो पढ़ा के एमएलए बने हैं। अब सच्चाई क्या है? दरअसल हुआ यह था कि वाराणसी के पहाड़िया मंडी स्थित खाद्य गोदाम से ईवीएम मशीनें एक गाड़ी में भरकर ले जाई जा रही थी। इसी गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने देखा और फिर खबर चल गई कि ईवीएम में हेराफेरी शुरू हो गई और इसके बाद वाराणसी में मतगणना स्थल के पास सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ किसी गड़बड़ का आरोप प्रशासन अपने ऊपर लगने नहीं देना चाहता था। जिला प्रशासन की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा, खाद्य गोदाम में बने स्टोर से ये ईवीएम यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। कुछ राजनीतिक लोगों ने इस गाड़ी को रोका और ये अफवाह फैलाई कि ये चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम है। 9 मार्च को मतगणना में लगे कर्मचारियों की द्वितीय चरण की ट्रेनिंग होनी है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी है, यानी मशीनों के ऊपर ट्रेनिंग होनी है और ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होनी थी, ये ईवीएम। और ऐसा हमेशा से होता आया है कि ट्रेनिंग के लिए कुछ ईवीएम इस्तेमाल हो, इन ईवीएम पर वोट नहीं डाले गए। पर राजभर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, आयोग के प्रोटोकॉल वाली बात पर टिके रहे। ट्रेनिंग पीरियड के लिए क्या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस वो नहीं मानेंगे? हम तो मानते हैं। वो गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया डीएम? वहां का कमिश्नर किस बात के लिए है? अपने मनमानी करेगा? उसकी बात से झलक रहा था कि गड़बड़ी करेगा। जिस तरह पंचायत चुनाव में लोगों ने किया, पर्चे तक फाड़ दिए और चीरहरण तक हुआ। एक महाभारत में हुआ था द्रौपदी का, और भाजपा के रामराज में 2-2 चीरहरण हुआ महिलाओं का। वही लोग अधिकारी है ना, भ्रष्टा दिखाए
लूटपाट किए, पर्चा फाड़ना, जिस तरह के गुंडे किए थे वही लोग हैं ना। इस नाते हमारे वोटरों ने कहा कि अपने वोट की सुरक्षा करो, हम लोग वोट दिए, सरकार बनेगी और सरकार बनने जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल था तो खुद वाराणसी मंडल के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने प्रेस से बात की। कहा कि जिन ईवीएम को लेकर बवाल हुआ है उनका इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं हुआ। उनके बयान की भी एक क्लिप फिर वायरल हो गई, आप भी सुनिए। अच्छा नियम क्या है? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोडियम ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 1 लेयर भी नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, ऐसा उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं। इस क्लिप को समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ये रेखांकित किया कि आयुक्त ने प्रोटोकॉल में चूक की बात स्वीकार की, साथ में सवाल उठा दिया कि अलग अलग जिलों में हेराफेरी के जो आरोप लग रहे हैं वे किसके इशारे पर हो रहे हैं। इन सबसे इतर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, उनकी बात भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा है, पूरे देश ने वो वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा। ट्रक में ईवीएम ले जाई जा रही है, तो कैसे वो ईवीएम कहां से आ गई और कहां लेके आप जा रहे हैं? ईवीएम का कोई भी मूवमेंट बगैर प्रत्याशियों की जानकारी के, बगैर पॉलिटिकल पार्टीज की जानकारी के, बगैर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी के, आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा रहे हैं? तो इसमें समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है। यह तो सवाल है चुनाव आयोग के नियमों का। चुनाव आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन होते हुए दिख रहा है, जिसके वीडियो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। तो कार्रवाई उस पर डीएम पे होनी चाहिए कि सपा क्या कह रही है या बसपा क्या कह रही है या आम आदमी क्या कह रही है, इससे क्या लेना देना है? बवाल सर उठाता गया तो चुनाव आयोग ने भी एक पत्र जारी कर अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा कि मशीनें ट्रेनिंग के लिए थी। मतदान में इस्तेमाल हुई मशीनों को लेकर आयोग ने कहा कि इन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद करके रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि लाइव देख रहे हैं। फिर इस स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय अर्धसैनिक बल 3 घेरों में पहरा दे रहा है, यानी ईवीएम में वहां गड़बड़ी की संभावना नहीं थी। वाराणसी के अलावा 8 मार्च को ही बरेली में भी लगभग इसी तरह का बवाल हुआ। सपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि नगर पालिका की कचरा गाड़ी में लोहे के बक्से के अंदर से निर्वाचन सामग्री और कोरे बैलेट पेपर मिले। यहां भी डीएम और एसपी पहुंचे। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, तब जाकर विवाद थमा। जिला प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी और फुटेज दिखाई। डीएम शशिकांत द्विवेदी ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच भी की जाएगी। ये मामला कमोबेश 8 मार्च की रात तक शांत हो गया, लेकिन आज तक खिंचा वाराणसी का मामला। आज दोपहर सूत्रों ने यह दावा किया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने वाराणसी मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दिया गया कि वाराणसी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एनके सिंह के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आयोग की सफाई और एक्शन की बात सामने आने के बाद एक तरफ वाराणसी वाला प्रकरण शांत होने लगा, तो फिर संत कबीर नगर जिले से एक बवाल सामने आया। सपा कार्यकर्ताओं ने यहां आरोप लगाया कि रिटर्निंग अफसर के दस्तखत वाले बैलेट पेपर लेकर एक कर्मचारी स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहा था। तभी कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को पकड़ लिया। ये बैलेट पेपर वो थे जो ईवीएम पर लगाए जाते हैं। मामले की जानकारी लगने के बाद संत कबीर नगर की जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल मौके पर पहुंची और एसडीएम को जमकर फटकार लगाई। सुनिए। एक हमारे कर्मचारी के पास एक कॉपी में 2 बैलेट पेपर मिले हैं जो कि यूज नहीं है और जो ईवीएम में लगते हैं वो वाले बैलेट है। अब ये चूक है, इसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी की संलिप्तता है, क्या है, वो हमारी जांच में सामने आएगा। कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर हैं, ये जो अगर 2 बैलेट पेपर मिला है और इसकी जो है आप इसमें एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिखता है नहीं लिखता है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन। मैडम आरो साहब यही है कि जब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, इनसे पूछा यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एफआईआर का आदेश दिया। बुलेटिन की तैयारी तक इस मामले में अपडेट्स लगातार आ रहे थे। फिर शाम तक समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मुरादाबाद से भी एक वीडियो पोस्ट किया। पार्टी ने दावा किया कि मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से सपा प्रत्याशी ने हजारों की संख्या में खाली बैलेट पेपर बरामद किए। सोशल मीडिया ऐसे कई और वीडियो और दावों से अटा पड़ा है। वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, संत कबीर नगर वो अकेले मामले नहीं हैं जब समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया। आज से 1 हफ्ते पहले कानपुर की बिल्हौर सीट पर सपा प्रत्याशी रचना सिंह ने आरोप लगाया था कि स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ हुई। दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति बार बार स्ट्रांग रूम में आता जाता नजर आ रहा है।
अपनी शिकायत में उन्होंने ये भी कहा कि जब जिला मजिस्ट्रेट भी स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो सकते तब ये कैसे हुआ। इस मामले में आयोग एक्शन ले, उनकी मांग थी। मामले का संज्ञान जब लिया कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने तो उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी की हैसियत से एक स्पष्टीकरण जारी किया। क्या कहा? 1 मार्च को 2 लोगों ने बिल्हौर विधानसभा के स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार को लांघने की कोशिश की। इन्हें फौरन केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों ने पकड़ा और पूछताछ के लिए यूपी पुलिस के सुपुर्द किया। इसके बाद स्ट्रांग रूम के सुरक्षा अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच का फैसला किया। इसी के लिए ऑपरेटर सीआरपीएफ के जवानों के साथ मौजूदगी में वहां पर गया और इसी घटना की क्लिप जिसमें ऑपरेटर सीसीटीवी की जांच के लिए गया है केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में, वो क्लिप, उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। स्ट्रांग रूम में कोई नहीं घुसा, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगे होते हैं और सपा कैंडिडेट की शिकायत निराधार है। ये सारे मामले राष्ट्रीय सुर्खियों का हिस्सा बन गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और खत में मांग की कि मतगणना स्थल के पास मोबाइल जैमर लगाए जाएं ताकि फोन का दुरुपयोग ना हो, हैकिंग की आशंका का निदान हो। सपा ने अब मतगणना की वेबकास्टिंग की मांग भी कर दी, यानी मतगणना को लाइव इंटरनेट पर दिखाया जाए और इसके लिंक राजनीतिक पार्टियों को दिए जाएं। तो जैसे जैसे चुनाव नतीजों का समय पास आ रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवालों का अंबार लगा रही है। कहीं बैलेट पेपर पर सवाल, कहीं ईवीएम तो कहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का। प्रशासन ने हर मामले में यही दावा किया कि मतदान में इस्तेमाल हुई ईवीएम स्ट्रांग रूम में है, पूरी तरह सुरक्षित है, धांधली का सवाल नहीं उठता। इन सब पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने तो यह भी कह दिया कि अखिलेश 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा है। सुनिए। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। इस बुलेटिन की तैयारी के लिए अध्ययन करते हुए एक बात और हमारे सामने आई है। समाजवादी पार्टी लाख आरोप लगाए, अभी तक ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई पुख्ता सबूत पार्टी पेश नहीं कर पाई। प्रशासन से इधर उधर छोटी मोटी चूक जरूर हुई जिसने आरोपों को बल दिया, लेकिन क्या वाकई मताधिकार की चोरी चल रही है, इसके प्रमाण अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। वैसे अखिलेश यादव एक बात में शांति ढूंढ सकते हैं, ईवीएम पर आरोप लगाने वाले न वो अकेले हैं और न पहले। ईवीएम पर आरोप लगाने वालों में सबसे चर्चित नाम है भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी का, लेकिन उनके आरोप पर आने से पहले ईवीएम की यात्रा समझते हैं। ईवीएम को सबसे पहले केरल विधानसभा चुनाव के दौरान परूर विधानसभा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया गया। साल था 1982। फिर 10 साल बाद 1992 में संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में बदलाव करके ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दे दी। 1998 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर 2004 का साल आया जब पेपर बैलेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। आज जो आधुनिक ईवीएम इस्तेमाल होती है उसमें वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट भी लगा होता है। इसमें क्या होता है, मतदान के बाद एक पर्ची निकलती है जो कुछ देर तक वोटर को नजर आती है और फिर एक बक्से में जमा हो जाती है। इसमें आपने जो वोट डाला वही दिखता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, वो पर्ची में नजर आता है। अगर गड़बड़ी की आशंका हो तो पर्ची और मशीन के मतों को मिलाकर देखा जा सकता है, यानी वीवीपैट और ईवीएम का मिलान किया जा सकता है। लौटते हैं ईवीएम पर और इस पर उठाए सवालों पर। 2009 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मांग की थी कि चुनाव पुरानी पद्धति से कराया जाए, यानी बैलेट पेपर से। 2009 वो साल था जब भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हार गई थी। ईवीएम को लेकर पार्टी की असहजता बढ़ती गई। इसके अगले साल भाजपा ने एक पूरी किताब ही लॉन्च कर दी। किताब का नाम डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हिंदी में नाम हुआ लोकतंत्र खतरे में, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। इस किताब को लिखा था भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने और लॉन्च किया था तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। तो आप समझ सकते हैं भाजपा को ईवीएम से पूर्व में दिक्कत रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पर बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए और फिर जब पार्टी की प्रचंड जीत हुई तो ईवीएम पर सवाल का कोई
उद्देश्य भी नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। तो अब सवाल कौन उठाता है? 2017 के यूपी चुनाव में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए। फिर इसी साल पंजाब विधानसभा में हार के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। तब केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और लालकृष्ण आडवाणी की ही याद दिलाई। उन्हीं दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली विधानसभा में एक डेमो किया। सौरभ ने डेमो के बाद दावा किया कि ईवीएम टैंपरिंग हो सकती है। वैसे इस डेमो में चुनाव आयोग की ईवीएम को शामिल नहीं किया गया था, यानी जो सैंपल था वो चुनाव आयोग का नहीं था। इस पूरे हंगामे के बाद 2017 के जून में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को खुला न्योता दिया कि चाहे तो हमारे पास आए, दिखाएं डेमो देकर, हम अपनी ईवीएम दे रहे हैं हमारे सामने, आप उसको हैक करके दिखाएं, बताएं कि ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया कि हमने हैकिंग के डेमो के लिए न्योता दिया था, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आई। एनसीपी और सीपीएम के प्रतिनिधि आए, लेकिन ऐन वक्त पर बोले कि हम सिर्फ मशीन के काम करने का तरीका समझने के लिए आए थे, इसलिए अब राजनीतिक दलों को ईवीएम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये आयोग ने कहा। इसके बाद जनवरी 2019 में फिर सुर्खियां बनी। सैयद शुजा नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई, इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। लंदन में बैठकर शुजा ने दावा किया कि वो ईवीएम निर्माण से जुड़े थे। 2014 में उनके मुताबिक उनके कुछ साथियों की हत्या हुई और तब उन्हें देश छोड़ना पड़ा और अमेरिका में राजनीतिक शरण मांग रहे हैं। शुजा ने तब इस पूरे प्रकरण में रिलायंस जियो का नाम लिया, पर दर्शकों को यह मालूम होना चाहिए कि रिलायंस जियो की सेवाएं 2014 में नहीं, भारत में सितंबर 2016 में शुरू हुई थी। शुजा के आरोपों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ईवीएम पर देश के अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं अलग अलग वक्त पर लगी हैं। उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो अलग से एक लल्लन टॉप शो बन जाएगा। पर एक चर्चित मामला है 2017 का, जिसमें बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी पैरवी के लिए वकील भेजे। ऐसी किसी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में यह कभी साबित नहीं हो पाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या उसके रिजल्ट को बदला जा सकता है। इसी साल जनवरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के उस प्रावधान को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके तहत ईवीएम को कानूनी मान्यता दी गई। ऐसी अनेक याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, कुछ अब भी लंबित हैं। वैसे ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट की बात चली है तो आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की नजीर बार बार जरूर दी जाती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल का होना जरूरी है। पेपर ट्रेल से इशारा वीवीपैट की तरफ था, इसीलिए समय समय पर मांग की जाती रही कि वीवीपैट से मिलान को बढ़ाया जाए। इसे लेकर एक याचिका 8 मार्च 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची। मांग की गई कि वीवीपैट को 5 बूथ प्रति विधानसभा की जगह 25 बूथ प्रति विधानसभा में मिलाकर देखा जाए, साथ ही ये काम गणना शुरू होने से पहले किया जाए। इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा, अंतिम क्षण में हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग की उस दलील को भी वजन दिया जिसके मुताबिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही वीवीपैट का रैंडम सैंपल लेके मिलान कर रहा था। तो इस पूरी बातचीत से हम 4 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, ईवीएम में हेरफेर के आरोप प्रशासन की किसी चूक के चलते सामने आते हैं। अमूमन ये चूक प्रोटोकॉल से संबंधित होती है, डेटा बदलने से संबंधित नहीं। दूसरा, ईवीएम पर आरोप अमूमन वो पक्ष लगाता है जो हार चुका होता है, हारने वाला होता है, हार की आशंका होती है, या विपक्ष के लोग कहेंगे कि उन्हें लगता है कि हमारी जीत को हार में तब्दील करने की कोशिश हो सकती है। तीसरा, ईवीएम पर आरोप लगाने वाला पक्ष जब चुनाव जीत जाता है तब ईवीएम पर आरोप नहीं लगाता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीते, उन्होंने आरोप नहीं लगाया। मायावती 2007 में चुनाव जीती, तब आरोप नहीं लगाया। यह कहना कि ईवीएम में हेरफेर असंभव है अतिरेक होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, ईवीएम में हेरफेर का कोई भी प्रमाण हमारे सामने नहीं आया, चुनाव आयोग के सामने नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया या ईवीएम में सुधार की जरूरत नहीं है? हर सिस्टम में बेहतर होने की गुंजाइश होती है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ईवीएम को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स का भरोसा और बढ़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फील्ड पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तब भी कई लोग ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा ईवीएम को लेकर शिकायत करते हैं, और लोकतंत्र में चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, मतदान की पवित्रता बड़ा ज़रूरी है कि इस पर लोगों का भरोसा बना रहे। ये थी आज की बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल एजी पेरारीवलन को जमानत दे दी।
पेरारी वलन को राजीव गांधी हत्या केस में फांसी की सजा हुई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पेरारी वलन समेत 3 दोषियों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में 21 मई 1991 को बम धमाके में हुई। घटना को 31 साल हो गए। पेरारी वलन भी 31 साल से जेल में सजा काट रहा था। इतने साल में तक जेल में रहने को ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश दिया। बेंच ने कहा कि आवेदक पेरारी वलन 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है और अब कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद भी उसे जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा बेंच ने यह भी जिक्र किया कि आवेदक यानी पेरारी वलन अभी पैरोल पर है, स्वास्थ्य खराब है, ये पर्याप्त आधार है जमानत पर रिहा करने का। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KA नटराज मौजूद थे। केंद्र सरकार ने जमानत का विरोध किया, कहा कि पेरारी वलन पर पहले ही एक बार मेहरबानी दिखाई जा चुकी है जब उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया गया, अब जमानत ना दी जाए। केंद्र सरकार का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। हालांकि कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम आदेश, आखिरी आदेश आना अभी बाकी है। अब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसी को जमानत तो तब मिलती जब मामला अंडर ट्रायल हो या सजा सिर्फ सेशन कोर्ट से हुई हो। इस मामले में तो पेरारी वलन दोषी साबित हो चुका है, हर कोर्ट से 31 साल सजा भी काट चुका है, तो फिर अब जमानत का क्या मतलब। अब बारीकी समझिए। राजीव गांधी के हत्या केस में दोषियों को सजा सुनाने के बाद इस केस पर खूब राजनीति हुई। दोषियों की तरफ से कोर्ट में खूब याचिकाएं भी लगाई गई। जैसे एक याचिका का तो हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया, जिस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन, मुरुगन और संथन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना था कि इन तीनों की दया याचिका केंद्र सरकार के पास 11 साल से पेंडिंग है। केंद्र ने इनकी फांसी पर कोई फैसला नहीं लिया और इस आधार पर फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब इसके बाद पेरारी वलन ने एक और अर्जी लगाई, सजा कम कराने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल के पास ये अर्जी लगाई गई। राज्यपाल ने अर्जी राष्ट्रपति के पास भेजी, ये कहते हुए कि इसका फैसला लेने का हक राष्ट्रपति को है। पेरारी वलन ने मद्रास हाईकोर्ट में सजा कम कराने वाली अर्जी लगाई, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज अंतरिम फैसला आया है लगभग 6 साल बाद। अब इसमें जमानत का मामला इसलिए बन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय नहीं किया कि पेरारी वलन या फिर ऐसे दोषी की सजा कम करने का हक राज्यपाल के पास होना चाहिए या राष्ट्रपति के पास। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों से ही पक्ष पूछा था। आज सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये राज्यपाल का हक होना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन केंद्र का कहना है कि ऐसे मामले में राष्ट्रपति ही फैसला लेते हैं। तो अभी इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। बहरहाल के लिए पेरारी वलन को जमानत मिल गई है, यानी वो जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि 31 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। हमने पहले बताया वो पैरोल पर पहले भी जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन पैरोल किसी का अधिकार नहीं होता। जितने दिन की पैरोल ली जाती है उतनी सजा और बढ़ जाती है, जबकि जमानत के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए राजीव गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। इस खबर के लिए हमने काफ़ी जानकारी कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से ली है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी में बात यूक्रेन में चल रहे युद्ध की। युद्ध का 14वां दिन, रूस की सेना का एडवांसमेंट जारी है और यूक्रेन लगातार बैकफुट पर है। आज भी लगातार रूस के हमलों की खबर आती रही। ऐसे एक हमले में यूक्रेन के सेवेरोदोनेत्स्क शहर में 10 लोगों के मरने की खबर आई। इस बीच दोनों देशों की सरकार के बीच थोड़ी नरमी के संकेत भी मिले। रूस की तरफ से बड़ा बयान आया। रूस ने कहा उसका मकसद यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान आया कि उनका फोकस नेटो की सदस्यता लेने पर नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत में भी कुछ बातों पर सहमति की बात सामने आई। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत में विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी। मुमकिन है कुछ और सहमति बने और युद्ध थम जाए। तीसरी सुर्खी बिहार से। लगातार आलोचनाओं से घिरने के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून प्रारूप को विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट में क्या है इसकी आधिकारिक जानकारी तो तभी आएगी जब बिल सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें छप रही हैं। इनके मुताबिक संशोधित प्रारूप में शराब की बिक्री को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। शराब के धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की सिफारिश का प्रस्ताव होगा। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने का प्रावधान होगा। कुल मिलाकर शराब के तस्करों के लिए सख्तियां और पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो उनके लिए कुछ नरमी होगी। आखिरी सुर्खी छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। सुर्खी इस बात ने बनाई कि उन्होंने भी राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। इसके बाद से देश भर में
सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाने की मुद्रा में आ गए हैं। जहां जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है, यूपी चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना। कू पर हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है। 74% दर्शकों ने कहा हाँ हमें भरोसा है, जबकि 26% का जवाब था नहीं। इसके अलावा लोगों ने LT शो ऑन कू हैशटैग पर अपनी राय भी दी, जिसकी कुछ झलकियां आपको नजर आ रही हैं। कू के प्लेटफॉर्म पर आप लल्लन टॉप को फॉलो करें तो हमारे शो से जुड़े वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। लल्लन टॉप शो यही समाप्त होता है। कल सुबह 6 बजे से लल्लन टॉप अपने नए स्टूडियो, नई तकनीक और खूब सारे विशेषज्ञों और रिपोर्टर्स के साथ आपके बीच लगातार लाइव फॉर्मेट में हाजिर रहेगा। ऐप पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और आपको बताएगा चुनाव के शुरुआती रुझान, परिणाम, वजहें और सब तरह के आकलन। और ये आकलन आपको वो रिपोर्टर बताएंगे जो पिछले 7 महीने से जमीन का बयान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए लगातार लल्लन टॉप के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन द लल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार द लल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।